गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल कोर्ट भर्तियों के लिए ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर की भर्ती से संबंधित 25 प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। और इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 5 सेकंड के अंदर उत्तर दीजिए और फिर अपने आप को चेक करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपको 5 सेकंड के बाद उत्तर हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हिंदी का टेस्ट पेपर। तो हिंदी का टेस्ट पेपर शुरुआत करते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, तो द्वित्व व्यंजन किस में है ये बताना है आप लोगों को। तो द्वित्व व्यंजन किसमें है? पूना में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है या उत्साह में है? तो किसमें है? तो द्वित्व व्यंजन दिल्ली में है। देखिए, द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जब एक ही व्यंजन, ठीक है, क्या हो, दो बार आता है एक साथ में, तो द्वित्व व्यंजन होता है। ठीक है, और यदि एक व्यंजन दूसरा हो, एक दूसरा हो, तो वो संयुक्त व्यंजन हो जाता है। ठीक है, तो द्वित्व व्यंजन आपका हो गया दिल्ली। दिल्ली हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गया, पक्का हो गया। तो ये सब क्या है? द्वित्व व्यंजन है। अगला प्रश्न है, स और हा किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन? ठीक है, तो किस प्रकार से के कहलाते हैं ये? क्या ये प्रकंपी हैं, क्या ये स्पर्शी हैं, क्या ये संघर्षी हैं या स्पर्श संघर्षी संघर्षी हैं? ठीक है, तो क्या है? ये हैं संघर्षी। तो आपका उत्तर हो जाएगा संघर्षी। संघर्षी भी हैं और इन्हीं को ही उस व्यंजन भी कहा जाता है। तो ओके, उस व्यंजन भी इनको कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा संघर्षी। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है आपको कि इनमें शुद्ध वर्तनी कौन है? जाह्नवी या जाह्नवी या जाह्नवी या जाह्नवी? तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? आधा ना होकर के आधा हा होना चाहिए, ना पूरा होना चाहिए। यहाँ वी लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ सब कुछ पूरा है ये गलत है। आपका सही ये वाला होगा, जाह्नवी। ठीक है, ये है आपका शुद्ध शब्द। अगला प्रश्न है, चलिए इसमें बताइए, यशोदा में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी संधि है यशोदा में? क्या स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या इनमें से कोई संधि नहीं है? तो इसमें विसर्ग संधि है, यशः प्लस दा। ठीक है, विसर्ग से पहले जब आता है, ठीक है, तो वो ओ में बदल जाता है, तो ये यशोदा हो जाएगा। यशः धन दा, यशोदा, ये विसर्ग संधि है। अगला है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ठीक है, तो चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्र धन उदय, तो चंद्रोदय। तो कौन सी संधि हो जाएगी? आ और ओ मिल करके ओ बना हुआ है, तो इसका मतलब कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ओके, आ और ओ मिल करके ओ बना है, तो गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न यह है, प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है, प्रति है, या प्रत्यय है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है? ठीक है, तो प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा होगा? तो यहाँ है प्रति उपसर्ग, प्रति और उत्पन्नमति। तो प्रति और उत्पन्न और मति, ठीक है, इससे मिलकर के बना हुआ है प्रति उत्पन्न मति। तो आपका हो जाएगा प्रति। इसके बाद है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, नि प्रत्यय है, सित प्रत्यय है, या इत प्रत्यय है? तो निर्वासन होता है, ठीक है, तो निर्वासन में इत प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? निर्वासित। तो क्या हो जाएगा? ये आपका निर्वास है, निर्वास में इत प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा? निर्वासित। तो आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा इत। अगले प्रश्न है आपका कि अनायास में कौन सा समास है? नन समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या अव्ययी भाव समास? अब यदि इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। क्या इसमें और छुपा हुआ है? अनायास का मतलब है बिना प्रयास के, बिना प्रयास के। तो क्या यहाँ पर और छुपा हुआ है? नहीं छुपा हुआ है। क्या शब्द छुपा हुआ है? यानी कि कौन सा शब्द? संख्या वाला शब्द। तो द्विगु नहीं होगा। अव्ययी भाव समास, ठीक है, वैसे अन लगा हुआ है, अव्ययी भाव होना चाहिए, लेकिन अनायास का मतलब है बिना, यानी कि यास यानी कि बिना प्रयास के, यानी प्रयास की अनुपस्थिति को बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? नन समास हो जाएगा। तो जहाँ पर नकारात्मकता का या अनुपस्थिति का बोध होता है वहाँ पर नन समास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, या द्विगु? ठीक है, तो इसमें समास कौन सा है? विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब विद्या का अर्थी, यानी कि विद्या को धारण करने वाला, यानी विद्या का अर्थ लेने वाले, विद्या को पढ़ने वाला। तो क्या कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, या बहुब्री होगा? तो का आया है तो संबंध तत्पुरुष होगा। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, और वो भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिवरी, ढोर, पगड़ी, और पुष्कर? ठीक है, तो इसमें ढिवरी भी देशज शब्द है, ढोर भी है, पगड़ी भी है। इसमें पुष्कर जो शब्द है ये देशज शब्द नहीं है। ठीक है, पुष्कर जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, पुष्कर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, तालाब जो है पुष्कर का मतलब होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का, या पुर्तगाली का? ठीक है, तो वकील फारसी है, अरबी है, तुर्की है, या पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका बहुवचन होता है वकीला। ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका बहुवचन वकीला होता है, लेकिन वो अरबी में ही होता है, हिंदी में तो वकीलों हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चल रहे हैं, इसमें रेखांकित पद कौन सा है? यानी कि पशु को पूछ रहा है, तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो किस प्रकार की संज्ञा है? ठीक है, पशु जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्या पशु व्यक्तिवाचक है क्या? तो व्यक्तिवाचक तो पशु होता नहीं, व्यक्ति विशेष, यानी कि किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को, ठीक है, संज्ञा कहते हैं, जिनमें भाव को छोड़ करके व्यक्ति विशेष का नाम हो, वस्तु विशेष का नाम हो, स्थान विशेष का नाम हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये उनका तो किसी का नाम है नहीं। पशु भी भाववाचक है नहीं। ठीक है, ये द्रव्यवाचक भी नहीं है। द्रव्य का वाचक का मतलब हुआ जिसे नापा और तौला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो अब रह गया वो जातिवाचक, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। ठीक है,
तो इसमें पशु चर रहे हैं तो पशु जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्लियर हो गया? अब इसे ध्यान से समझिएगा, फिर तब उत्तर दीजिएगा। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है? ठीक है, तो राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक है? नहीं। यदि व्यक्तिवाचक होता तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ये व्यक्तिवाचक है, उत्तराखंड का राज्यपाल व्यक्तिवाचक है, पंजाब का राज्यपाल ये व्यक्तिवाचक है। भाववाचक तो है नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? जातिवाचक है। जितने से पद संबंधी क्या होती हैं, संज्ञाएं होती हैं, सब जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, भूषण का विलोम शब्द क्या है? विष्णु है, भूषक है, दूषण है, या भूषा है? तो भूषण का क्या होगा? क्या विष्णु होगा, या भूषक होगा, दूषण होगा, या भूषा होगा? तो भूषण का मतलब जो शोभा बढ़ाता हो, और दूषण का मतलब जो दोष दिखाता हो, तो भूषण का विलोम होगा दूषण। अगला है, हे शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो हे शब्द का जो विलोम शब्द है, क्या हास्य होगा, हार होगा, ग्राम्य होगा, या ग्राह्य होगा? ठीक है, तो हे का मतलब यानी कि जिसे अच्छा न समझा जाता हो, यानी जिसे छोड़ना हो। हे का मतलब है छोड़ा जाने वाला, तो इसका हो जाएगा ग्राह्य, यानी ग्रहण करने वाला। हे का मतलब छोड़ने योग्य, और ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य। अगला प्रश्न है, अंकेक्षक किसे कहा जाता है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, या गणना करने वाला? ठीक है, तो अंकेक्षक किसे कहा जाता है? यदि संधि विच्छेद कर लेंगे तो आसानी के साथ इसका क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अंकेक्षक कहा जाता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, इसे अंकेक्षक कहा जाता है। ठीक है, अगला है, जिजीविषा किसे कहा जाता है? ठीक है, नहीं, जिजीविषा किसका एक शब्द है? तो जीवन से मुक्ति की इच्छा, या जीवन की इच्छा, या जीविका कमाने की इच्छा, या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा? तो इसमें जिजीविषा का मतलब होता है जीवन की इच्छा, यानी जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। जीवन से मुक्ति की इच्छा मुमुक्षा कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, टिप्पस लगाना का अर्थ क्या होता है? झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना, या रिश्वत देना? तो टिप्पस लगाने क्या चीज होता है? क्या झूठी बातें मिलाना होता है क्या? मुहावरा है। ठीक है, इसका अर्थ यानी कि मुहावरे का अर्थ लिखा हुआ है, इसका हमें अर्थ बताना है। ठीक है, टिप्पस लगाना एक मुहावरा है जिसका क्या अर्थ झूठी बातें मिलाना होता है, सिफारिश करना होता है, निशाना लगाना होता है, या रिश्वत देना होता है। तो इसका होता है सिफारिश करना। ठीक है, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, या अनुभवहीन व्यक्ति? तो इसका अर्थ अंडे का शहजादा क्या होता है? तो अंडे का शहजादा का मतलब होता है कि ये समझ लीजिए कि तुरंत अंडे से निकला हुआ, तो इसका मतलब जो अंडे से निकलता है वो क्या होता है? अनुभवहीन होता है। तो इसका अर्थ होगा अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, तो अनुभवहीन व्यक्ति इसका आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, ये सभी कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चारों में समान मात्राएं होंगी तो क्या बोला जाएगा? ठीक है, सममात्रिक छंद होगा।
अगला है, इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद का एक उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी? ठीक है, तो ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद है और जो है चौपाई आपकी सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसके हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए अब अलंकार बताना है। संदेशनि मधुवन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक है, वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है या अतिशयोक्ति है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संदेशनि मधुवन कूप भरे, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? अब अर्थ मैं बता देता हूं और अर्थ जानते ही आप लोगों को पता चल जाएगा। यानी कि मधुवन के जो कूप हैं, कुएं हैं, वो संदेशों से भरे हुए हैं। तो क्या कुएं संदेशों से भरे होते हैं क्या? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगा। इसमें बताइए, रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत की सोए, और बारे उजियारे करे, लगे बढ़े अंधोरो होए, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, क्या इसमें उपमा है, रूपक है, यमक है या श्लेष है? ठीक है, तो यहां पर बारे शब्द है, बारे शब्द के दो अर्थ हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ओके, तो वैसे ये इन श्लेष अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या महादेवी वर्मा? सोच करके समझ करके बताइएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या महादेवी वर्मा? ठीक है, तो इसमें है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कमेंट करके आप लोग बताइए कि इनकी किस पुस्तक के लिए, ठीक है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर? मानस का हंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर? तो मानस का हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। इन्होंने ये मानस का हंस जो है वो तुलसीदास की इन्होंने जीवनी लिखी है। ओके, तो मानस का हंस जो है वो अमृतलाल नागर की, ठीक है, क्या है, रचना है और ये तुलसीदास से संबंधित है। चलिए अब आपके 5 प्रश्न गद्यांश पर आधारित हैं और निश्चित है गद्यांश पर 5 प्रश्न आते हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके तब उसके बाद इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं पढ़ दे रहा हूँ। पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। आर्थिक क्रियाएं करता है जीवित रहने के लिए। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं द्वारा पृथ्वी का अधिकांश भाग मूल रूप से परिवर्तित हो गया है। ठीक है, जिन भागों में पूर्व में सघन वनावरण था, ये वनावरण लिखा हुआ, वनावरण होना चाहिए था, वर्तमान में वहाँ कृषि पारिस्थितिकी विकसित कर ली गई है, यानी कि वनों को काट करके, ठीक है, कृषि करने जाने लगा है तथा फसलें लहरा रही हैं। ठीक है, या फिर औद्योगिक परिदृश्य विकसित हो गया है, यानी कि उद्योग वहाँ पर क्या हो गए हैं, ठीक है, कारखाने वहाँ पर लगा दिए गए हैं, जहाँ से प्रतिक्षण बृहत कारखानों से प्रदूषित धुआं वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है। मानव की आर्थिक क्रियाओं के बढ़ते संकीर्णन तथा बदलते स्वरूप के कारण विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का वितरण
तथा गुणात्मक स्तर भी प्रभावित हुआ है। ठीक है, यानी कि मानव की आर्थिक क्रियाओं से क्या हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और गुणात्मक स्तर भी क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। इस प्रकार प्रकृति में सर्वत्र मनुष्य द्वारा परिवर्तित क्षेत्र ही दिखाई पड़ रहा है। मनुष्य की संसाधनों का रूपांतरण तथा उपभोग की क्षमता उसके आर्थिक विकास के स्तर का मूल मापदंड है। यानी कि मानव किस लिए क्या करता है, अपना यानी कि रूपांतरण किस लिए करता है, आर्थिक विकास के लिए। अतः आर्थिक प्रदेशों में संसाधनों के प्रकार व उनके उपयोग की क्षमता को भी आधार माना जाता है। ठीक है, आधार माना जाता है। चलिए, अब इनमें से प्रश्न हैं जिनके की उत्तर हमें देना है। तो जीवित रहने के लिए मानव क्या करता है, आर्थिक क्रियाएं, संकेंद्रण, संसाधनों का वितरण या प्रदूषण। ठीक है, तो शुरुआत वाली लाइन में ही आया है जिसे मैंने 2 बार पढ़ा था कि जीवित रहने के लिए मानव अनेक आर्थिक संक्रियाएं करता है। तो यहां पर हो गया आर्थिक संक्रियाएं। मानव के आर्थिक विकास के स्तर का मूल मापदंड क्या है। ठीक है, तो आर्थिक विकास के स्तर का जो मूल मापदंड है, कृषि कार्य है, संसाधनों का रूपांतरण तथा उपभोग की क्षमता, या बढ़ता प्रदूषण, या सामाजिक परिवर्तन। तो इसका अर्थ यानी इसका जो उत्तर है वो संसाधनों का रूपांतरण तथा उसके उपभोग की क्षमता, यानी वो लगातार संसाधनों का क्या कर रहा है, रूपांतरण कर रहा है और उपभोग की क्षमता को बढ़ाता चला जा रहा है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक परिदृश्य के विकास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है। वायु प्रदूषण, हरित क्रांति, उपभोग की क्षमता में वृद्धि और समाजोन्नति। तो ना तो समाज की उन्नति हुई है, न क्षमता में वृद्धि हुई है, न हरित क्रांति हुई, बल्कि वायु प्रदूषण बढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सघन वनों ने किस रूप यानी किसका रूप धारण कर लिया है। सघन वनों ने किसका रूप धारण कर लिया है, याद है, कंक्रीट के जंगलों का, कंक्रीट के जंगलों का, या राज प्रासादों का, पर्वतांचलों का, या खेतों का। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि जंगलों काट करके क्या बना लिया गया, कृषि वहां पर की जाने लगी, या तो फिर इंडस्ट्रीज यानी कि औद्योगिकरण उसका हुआ। तो औद्योगिकरण दिया नहीं है, खेत ही है, तो जंगलों ने किसका रूप धारण कर लिया, खेतों का रूप धारण कर लिया। और अंतिम प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, समानता, अर्थहानि, परिवर्तन, या वृक्षारोपण। ठीक है, तो क्या हुआ है, समानता आई है, अर्थ हानि हुई है, परिवर्तन हुआ है, या वृक्षारोपण हुआ है। तो आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, ठीक है, क्या समानता आई है क्या आर्थिक क्रियाओं की। ठीक है, इसमें हर एक में क्या चीज है, चाहे आप जिस रूप में देखें, ना तो वृक्षारोपण हुआ है, ना अर्थ की हानि हुई है, और ना ही समानता आई है। ठीक है, क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो आपका उत्तर हो गया परिवर्तन। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी श्रृंखला का पहला टेस्ट पेपर था, और जिसमें कोशिश की गई है कि सभी प्रकार के प्रश्न क्या हो, आपके सम्मिलित रहें, हो जाएं, जिस प्रकार से कि अभी तक यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन जिन लगभग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। और आप लोग अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और इसके बाद इसमें और भी आएंगे। हो सकता है कि मैं एक 100 प्रश्नों की श्रृंखला भी आप लोगों को एक उपलब्ध करा दूं आप लोगों को एग्जाम होने से पहले। तो आप लोग अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कुछ लोगों में या अपने समूहों में इसे शेयर कीजिए, जिससे कुछ लोग और भी इनसे लाभ उठा सकें। ठीक है, तो
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई अपनी अच्छी तरह से कीजिए। यदि आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग मैसेज कीजिए अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आप लोगों का उत्तर दिया जाएगा। ओके, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।